आर्टिकल 75 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मदद से साबित किया जाएगा। ये इसकी स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें क्या बात की जा रही है आर्टिकल 75 में, लेकिन फर्दर हम लोग इसके आर्टिकल को पढ़ते हैं कि इसमें मज़ीद क्या कोई और चीज़ तो नहीं बताई गई इससे रिलेटेड, इसके सब्जेक्ट से के अलावा। So Article 75 state that document must be proved by primary evidence except in cases hereafter mentioned। यानी जनरल रूल यही है कि अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो पहली प्रेफरेंस जो है वो प्राइमरी एविडेंस को देनी है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि हेयर आफ्टर यानी आगे फर्दर जो आर्टिकल हैं उसके अंदर कोई जो केसेस मेंशन हैं उन केसेस के अंदर हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, वो एडमिसिबल है, लेकिन पहली प्रेफरेंस हम लोगों ने प्राइमरी एविडेंस को ही देनी है। अब आर्टिकल 75 बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 72 भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल 72 में हमें ये बताया गया था कि जब भी आप लोगों ने कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्राइमरी एविडेंस से भी साबित कर सकते हो, आप सेकेंडरी एविडेंस से भी साबित कर सकते हो। अब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस बेसिकली क्या है, इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने कवर कर ली है जो कि है आर्टिकल 73 और 74। उसमें आप लोगों को सब एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है बेसिकली जो आर्टिकल 75 ये डील करता है कि कहने कि बेशक आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 72 के तहत कि आप लोग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस दोनों से साबित कर सकते हो, लेकिन पहली प्रेफरेंस आपके पास यही है कि हम लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डॉक्यूमेंट को साबित करना है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे साबित ही नहीं कर सकते। कुछ केसेस हैं, कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप सेकेंडरी एविडेंस के ज़रिए भी साबित कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। और वो जो केसेस हैं वो बेसिकली डील करते हैं आर्टिकल 76 के अंदर कवर हुए हैं कि किन केसेस के अंदर सेकेंडरी एविडेंस के ज़रिए डॉक्यूमेंट को साबित किया जा सकता है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 76 केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, यानी इस किन केसेस के अंदर सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिया जा सकता है। ये केसेस जो हैं वो सिचुएशन जो है वो आर्टिकल 76 के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो आर्टिकल 76 स्टेट दैट सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि ये जो आगे फॉलोइंग केसेस ये जो सिचुएशन है इन केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट के हवाले से सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है। और वो कौन सी केसेस हैं, कौन सी सिचुएशन है, टोटल 11 सिचुएशंस हैं, 11 केसेस हैं जिसके अंदर हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कंडीशन, एग्जिस्टेंस और कंटेंट के हवाले से सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। हमें जो है ये कानूनी शहादत ऑर्डर अलाउ करता है इन सिचुएशन के अंदर कि अब आप किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हवाले से सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, वो एडमिटेबल है। तो उसे वन बाय वन कवर करते हैं कि कौन सी सिचुएशन है। सो क्लाउज ए में नॉर्मली 3 सिचुएशन डिस्कस की गई हैं और फर्दर आगे जो हैं क्लाउजेस उसके अंदर रिमेनिंग 8 जो है सिचुएशन है जिनके अंदर सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हवाले से। और ये टोटल 11 सिचुएशन 11 केसेस यहाँ पर डिस्कस की गए हैं। तो वन बाय वन इसको कवर करते हैं। क्लाउज ए स्टेट दैट व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन द पोसेशन और पावर ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड, मतलब जिस पर्सन के ख़िलाफ़ आप लोगों ने साबित करना है डॉक्यूमेंट को, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी पर्सन की पोसेशन में है। तो अब जो कि उस पर्सन की पोसेशन में है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस, मतलब जिस बंदे के ख़िलाफ़ साबित करना है ना, अगर उसी की पोसेशन में है तो इसका मतलब आपके पास तो ओरिजिनल है ही नहीं, तो आप किस तरह प्रोड्यूस करोगे। तो लिहाजा इस केस के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है। सेकंड है और ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ऐसे पर्सन की पोसेशन में है जो कि आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट है, या वो ऐसा पर्सन है जिसे कोर्ट की नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, यानी जिसे कोर्ट की तरफ से समन वगैरह नहीं जा सकता। आउट ऑफ रीच समन नोटिस वगैरह नहीं जा सकता। प्रोसेस यही है, यानी कि कोर्ट के जो प्रोसेस हैं, कोर्ट किस तरह किसी पर्सन को बुलाती है समन नोटिस वगैरह वारंट वगैरह जारी करके, यानी वो ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है, आउट ऑफ रीच है, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसेसर कोर्ट है, यानी कोर्ट उसे समन नोटिस और वारंट वगैरह जारी नहीं कर सकती। तो ऐसा पर्सन
कि पोजेशन में अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो अब इस सिचुएशन में भी आपको अलाउ है कि अब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। और सेकेंडरी एविडेंस क्या है वो आर्टिकल 74 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी सेकेंडरी एविडेंस की मदद में आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो वो हम लोग पहले ही कवर कर चुके। तो इसकी एग्जांपल ये है, इस तरह समझें कि आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। मिसाल के तौर पर यानी कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, फॉरेन में है, वो आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट है। अब कोर्ट उसे समन वगैरह तो नहीं जारी कर सकती क्योंकि वो तो दूसरे मुल्क बैठा है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब इस तरह की पर्सन के पोसेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है तब भी आपको अलाउ है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। नंबर 3 है, और ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन आर्टिकल 77 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। ये थर्डली सिचुएशन ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका किसी ऐसे पर्सन की पोसेशन में है जो कि लॉफुली बाउंड था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, और आर्टिकल 77 के तहत उसे नोटिस भी दिया गया था कि भैया आप प्रोड्यूस करो, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब इस सिचुएशन में आप लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हवाले से। तो यानी ये क्लाउज ए के अंदर 3 सिचुएशन डिस्कस की गई कि जहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बजाय सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो तो वो एक्सेप्टेबल होगा। क्लाउज बी नंबर 4 सिचुएशन, व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in trust। सो नंबर 4 सिचुएशन ये कहती है कि जिस पर्सन के ख़िलाफ़ आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, कंडीशन या कंटेंट को साबित करना है, वो पर्सन बज़ाते खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन ट्रस्ट उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कंडीशन, एग्जिस्टेंस और कंटेंट को एडमिट कर ले इन रिटन फॉर्म। तो अब इस सिचुएशन में जब उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ आया वाकई ही ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, यही इसकी कंडीशन है और यही इसके कंटेंट हैं, तो अब इस सिचुएशन में आप लोग उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बजाय सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। उसको साबित करने के लिए आपको एक्सेप्टेबल होगा, एडमिसिबल होगा। नंबर 5 सिचुएशन है कि व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट कैन नॉट, कोमा वाली लाइन को छोड़ दें, उसके बाद पढ़ें प्रोड्यूस इट इन रीज़नेबल टाइम। सो नंबर 5 सिचुएशन क्लाउज सी के अंदर ये बताई जा रही है कि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन का मतलब है कि ये पास्ट प्रैक्टिस हो गया, ऐसा हो चुका, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गया, लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉयड हो गया, या वो पार्टी जो इसे बतौर सबूत पेश करना चाहती है वो इसको एक रीज़नेबल टाइम के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आपको अलाउ होगा कि आप ओरिजिनल के बजाय सेकेंडरी एविडेंस दे दो, वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो आपको परमिशन मिल रही है, परमिशन विद लिमिटेशन है। और वो क्या लिमिटेशन है, वो कह रहे हैं कि फॉर एनी, अब ये जो कोमा वाली पॉइंट हम लोगों ने छोड़ी थे ना, उनको पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं फॉर एनी अदर रीज़न नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ऑन डिफ़ॉल्ट और निगलेक्ट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट उसका डिस्ट्रॉयड लॉस हुआ है या वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रीज़नेबल टाइम में, उसके अंदर किसी भी सूरत में सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि ये जो है उसकी अपनी नेग्लिजेंस और डिफ़ॉल्ट की वजह से लॉस हुआ और डिस्ट्रॉयड हुआ या वो रीज़नेबल टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर तो उसका डिफ़ॉल्ट या नेग्लिजेंस कोर्ट को पता चल गया कि है, तो अब इस सिचुएशन में उसको डॉक्यूमेंट के डिस्ट्रॉयड लॉस होने की वजह से भी उसको ये राइट नहीं मिलेगा कि वो ओरिजिनल के बजाय सेकेंडरी एविडेंस दे सके। अगर तो उसने इस ग्राउंड के ऊपर, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉयड या लॉस हो गया है कि मैं रीज़नेबल टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस ग्राउंड पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बजाय सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करना है, तो उसके पास कोई दूसरा रीज़न होना चाहिए इस ग्राउंड को इस्तेमाल करने का। वो रीज़न अगर तो डिफ़ॉल्ट और नेग्लिजेंस उसकी साबित हो गई तो अब इस सिचुएशन में वो ये प्रिविलेज अवेल नहीं कर सकता। क्लाउज डी नंबर 6 सिचुएशन, when due to the volume or bulk of the original, copies thereof have been made by means of microfilming or other modern devices। यानी कि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हाई वॉल्यूम है या बल्कि है तो अब इस सिचुएशन में आपको अलाउ है कि आप उसकी ओरिजिनल की कॉपीज़ जो कि मॉडर्न डिवाइसेस या माइक्रोफिल्मिंग के थ्रू प्रिपेयर हुई हैं उनको आप ऐसा सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। बेहतरीन एग्जांपल इसकी ये है कि एक डॉक्यूमेंट है,
वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस पर मुश्तमिल है, तो हम लोग या तो उसकी PDF फॉर्मेट या फिर उसका स्कैन किया हुआ जो है स्कैन करवाते हैं उसको, और जो मेन चीज़ है उससे रिलेटेड वो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में कि भाई इतनी लंबी अकाउंट्स को पेश करने से ज़रूर बेहतर है कि हम लोग उसकी PDF फॉर्मेट ही कोर्ट में प्रोड्यूस कर दें। नेक्स्ट है व्हेन द ओरिजिनल इज़ ऑफ सच अ नेचर, 1 3 4 5 6, हाँ, क्लाउज ई नंबर 7 सिचुएशन व्हेन द ओरिजिनल इज़ ऑफ सच अ नेचर एज नॉट बी इजीली मूवेबल, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस नेचर का है कि वो इजीली मूवेबल ना हो, तो अब इस सिचुएशन में भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, आपको एक्सेप्टेबल होगा। नंबर 8 व्हेन द ओरिजिनल इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन अ मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85, यानी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो अब इस सिचुएशन में आर्टिकल 85 के तहत, तो अब इस सिचुएशन में भी आप लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कंटेंट कंडीशन और एग्जिस्टेंस साबित करने के बाद से आपको एक्सेप्टेबल होगा। क्लाउज जी नंबर 9 सिचुएशन व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस ऑर्डर और बाय एनी द लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान टू बी गिवन इन एविडेंस, ये कह रहा है कि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको इस ऑर्डर के तहत या कोई कानून जो पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल इस टाइम अलाउ है कि आप उसके साबित करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो बतौर एविडेंस, तो अब इस सिचुएशन में भी आपको सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा, आप दे सकते हो कि सर्टिफाइड कॉपी भी इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ अ सेकेंडरी एविडेंस। ये हम लोग जो है वो 74 आर्टिकल में डिस्कस कर चुके। नंबर 10 सिचुएशन है व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ नंबरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कन्वेंशनली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा नंबरस अकाउंट पर मुश्तमिल है, किसी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मुश्तमिल है जिनको कोर्ट जो है वो को आसान नहीं, सहल नहीं है कि वो अपनी एक ही सेटिंग में, एक ही हियरिंग में जो है वो उसको एग्जामिन कर सके कोर्ट। एंड द फैक्ट टू बी प्रूव इट इज़ द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, और जिस चीज़ को आप लोगों ने साबित करना है जो फैक्ट है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट पार्टीज़ के दरमियान, वो इस पूरे जो इतने ज़्यादा ये बल्कि अकाउंट में मुश्तमिल है, इसके एक जनरल रिजल्ट ऑफ होल कलेक्शन से, यानी एक जनरल रिजल्ट आप उसका प्रोड्यूस कर दें तो उससे साबित किया जा सकता है। तो अब इस सिचुएशन में जो जनरल रिजल्ट है वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा और उस चीज़ को ही हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे ओरिजिनल के बजाय, और वो चीज़ फिर हमें एक्सेप्टेबल होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि कंपनी के मिसाल ये लें कि एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर के दरमियान डिस्प्यूट है। शेयर होल्डर का एलिगेशन है डायरेक्टर के ख़िलाफ़ कि इसने माल प्रैक्टिस की है, इसने अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा किया है, इसने एम्बेजलमेंट ऑफ फंड की है, वो कहते हैं कि इसने हेरा फेरी की है कंपनी के सरमाए में एसेट्स के अंदर, इसने माल प्रैक्टिस की, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड की, इस पर ये चार्ज है। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए अकाउंट्स की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि उधर से चोर पकड़ा जाएगा कि किसने जो है वो हेरा फेरी की है। अब वो जो अकाउंट्स हैं वो इतने ज़्यादा तो नहीं कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकते, और ना ही कोर्ट जो है वो इनको एक ही अपनी सेटिंग और हेयरिंग में देख सकती है। तो जो वो होता है ना अकाउंटेंट, वो एक्सपर्ट होता है इस चीज़ का कि अकाउंट्स में बेसिकली क्या हेरा फेरी हुई है, और या जो ऑडिट होगा, ऑडिट करने वाला, वो इस चीज़ की एक जनरल रिजल्ट ऑफ कलेक्शन जो है वो उसका बनाएंगे, जिससे ये साबित हो जाता होगा कि ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो वो ही जो जनरल रिजल्ट है इसका पूरे इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, यानी जो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल है, वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा और ये एक्सेप्टेबल होगा। लास्ट सिचुएशन नंबर 11 सिचुएशन क्लाउज आई में बताया गया कि व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ जुडिशियल रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ऐसा है कि वो किसी जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो मौजूद नहीं है, एंड ओनली सर्टिफाइड कॉपी इज़ अवेलेबल, उसकी सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है। तो इस सिचुएशन में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट सर्टिफाइड कॉपी शैल आल्सो बी एडमिसिबल एविडेंस एज अ सेकेंडरी एविडेंस, तो सर्टिफाइड कॉपी की भी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर की जाएगी और वो भी ऐसा सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगी, दी जा सकती है। तो ये नॉर्मली 11 केसेस हैं जिसके अंदर आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बजाय अगर आप लोग सेकेंडरी एविडेंस दे देते हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है। डॉक्यूमेंट की कंटेंट कंडीशन एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस देते हो तो एक्सेप्टेबल होता है, आप दे सकते हो। अब ये जो आगे केसेस हैं ना, बाकी जो फर्दर इस आर्टिकल में बताया गया है वो ये है कि ये जो केसेस हैं जिसके अंदर हमें सेकेंडरी एविडेंस, तो ठीक है अलाउ था कि आप दे सकते थे, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है कि टोटल 5 चीज़ें शामिल हैं।
तो वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी एविडेंस आप लोग दे सकते हो, आया कौन सा सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो उन केसेस के अंदर, वो कौन से वाला सेकेंडरी एविडेंस आपको अलाउ है देने के लिए, तो वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं केसेस ए, सी, डी एंड ई, यानी ए, सी, डी, ई के अंदर जो सिचुएशन डिस्कस की गई थी वहाँ पर एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, यानी कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस, यानी आर्टिकल 74 में जो 5 सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरीज में चीज़ें बताई गई थी उसमें से कोई भी हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे देते हैं ए, सी, डी, ई के अंदर जो सिचुएशन डिस्कस की गई थी उनमें उनको साबित करने के लिए, तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। एंड इन केसेस बी द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल, यानी जो बी वाली सिचुएशन है वहाँ पर जो सेकेंडरी एविडेंस में हम लोग जो चीज़ दे सकते हैं वो सिर्फ रिटर्न एडमिशन ही है, वही एक्सेप्टेबल होगी। एंड इन केसेस एफ और जी जो कि बेसिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट से डील कर रहे थे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए ये ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा सेकेंडरी एविडेंस ही एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाता है, तो कह रहे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि जब आप लोगों ने किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करना है और ओरिजिनल आपके पास मौजूद नहीं है, तो इस सिचुएशन में जब आप लोग सेकेंडरी एविडेंस पब्लिक डॉक्यूमेंट के हवाले से देते हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज ही एक्सेप्टेबल होती हैं और कोई दूसरा अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए। And in cases H, evidence may be given as a general result of the document by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such document। यानी जो H वाले केस में थी जहाँ पर आप लोग सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए आपको अलाउ था, वो कह रहे हैं जिसमें जो हम जनरल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जनरल रिजल्ट जो है उस डॉक्यूमेंट का सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जो नंबर 1 तो जिसने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जामिन किया हो, सेकेंडली ये वो पर्सन जो कि उसमें स्किलफुल हो उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, लाइक जिस तरह हम लोगों ने एम्बेजलमेंट ऑफ फंड का केस डिस्कस किया था और वहाँ पर अकाउंटेंट ही इस चीज़ के हवाले से एक्सपर्ट था इस चीज़ की डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन करने के हवाले से, जो लिहाजा जो उसकी रिपोर्ट होगी जनरल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर एक्सेप्टेबल होगी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 77 के अंदर। जो कि बेसिकली डील करता है कि आपको जो सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउ किया गया है आर्टिकल 76 के अंदर, लेकिन वहाँ पर आपको ये सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है और वो कंडीशन प्रेसिडेंट है कि आपको नोटिस देना पड़ता है। उसके बगैर आप लोगों को अलाउ नहीं है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दो किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कंटेंट, कंडीशन और एग्जिस्टेंस को साबित करने के हवाले से। तो वो जो है रूल नोटिस के हवाले से उससे रिलेटेड आर्टिकल 77 डील करता है। तो कह रहे हैं रूल आर्टिकल 7 रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। Article 77 states that secondary evidence of the content of the document referred to in Article 76 paragraph A shall secondary evidence of the content of the document referred to in Article 76 paragraph A shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is or his advocate। यानी आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए के अंदर कौन सी सिचुएशन लिखी हुई थी कि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ऐसे पर्सन की पोसेशन में था जो कि लीगली बाउंड था उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो कह रहे हैं कि अब वो लीगली बाउंड तो था उसको प्रोड्यूस करने के लिए और आप वो नहीं प्रोड्यूस करता, तो हमें कहा गया था कि हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। वो ये है कि हमें नोटिस देना पड़ेगा। जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है ना, उसके ऊपर है कि उसे नोटिस देना पड़ेगा, या तो जो पर्सन लीगली बाउंड से प्रोड्यूस करने के लिए वो प्रोड्यूस नहीं करता उस पर्सन को बताते खुद, या फिर उसके एडवोकेट को कि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। और वो नोटिस कौन सा होगा? सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। यानी अगर कोई इस केस के अंदर जो है वो कानून में लॉ में बताया गया होगा कि कौन सा बताया गया होगा कि नोटिस देना है, तो वो नोटिस आप लोगों ने देना है। मतलब लॉ में अगर उस लीगल नोटिस की कोई टाइम लिमिट सेट कर दी गई होगी तो उतनी टाइम लिमिट का ही आपने नोटिस देना है। एंड इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ देन सच नोटिस एज अ कोर्ट कंसीडर रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और अगर कोई नोटिस, यानी पास केसेस में तो कानून में होता है ना कि इस केस के अंदर आप लोगों ने लीगल नोटिस देना ही है, तो अगर तो वो सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर कानून ने बताया हुआ कि आप लोगों ने लीगल नोटिस देना है, तो अब इस सिचुएशन में हम लोग वो वाला नोटिस देंगे। और अगर कानून ने नहीं बताया हुआ कि कोई नोटिस वगैरह देना है, तो इस सिचुएशन में भी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस कोर्ट कंसीडर करती है कि आप लोगों ने लीगल नोटिस देना है,
तो तब भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो सिंपल एंड शॉर्ट ये है कि आर्टिकल 77 के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ऐसे पर्सन की पोसेशन में है जो कि लीगली बाउंड तो है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करता, तब आपके पास राइट है कि आप लोग इसके लिए आप इस चीज़ को साबित करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। लेकिन उस सेकेंडरी एविडेंस को देने से पहले ज़रूरी है कि आपको एक कंडीशन प्रेसिडेंट पे पूरी करनी पड़ेगी। वो ये है कि आपको जिस पर्सन की पोसेशन में वो डॉक्यूमेंट है और वो बाउंड है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करता, आप उसको नोटिस दोगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, या फिर आप उसके वकील को नोटिस दोगे कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। और नोटिस देने के हवाले से भी दो सिनेरियो हैं कि अगर तो कानून में बताया गया होगा कि इस केस के अंदर लीगल नोटिस जाना ही है, तो फिर तो आप पे बाइंड है कि आपने नोटिस देना है वही वाला। और अगर नहीं बताया हुआ और कोर्ट के सर्कमस्टांसिस रीज़नेबल है, कोर्ट को लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस चीज़ है कि नोटिस दिया जाए, तो तब भी आप लोगों ने नोटिस देना है। आफ्टर दैट नोटिस देने के बाद अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर अब आपको सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउ था। ये आर्टिकल 76 के पैराग्राफ के अंदर आप लोग पहले कवर कर चुके हैं हम लोग कि वो अगर नोटिस मिलने के बाद भी नहीं ना करता तब आपको अलाउ है, लेकिन बगैर नोटिस दिए आप लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये आपको कंडीशन प्रेसिडेंट नोटिस देने की पूरी करनी पड़ेगी। सो आगे है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल। Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other case in which the court think fit to dispense with it. प्रोवाइजो ये है जो यानी ऊपर जो था वो जनरल रूल था, तो प्रोवाइजो ये कह रही है कि कुछ केसेस ऐसे हैं, ये जो फॉलोइंग केसेस हैं इन केसेस के अंदर और जिन केसेस के अंदर कोर्ट बेहतर समझती है कि आपको सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर उन केसेस के अंदर आपको डिस्पेंस ऑफ नोटिस होता है कि बेशक आप ना दें, एक्सेप्टेबल होगा बगैर नोटिस के दिए हुए भी आपका सेकेंडरी एविडेंस। और वो कौन से केसेस हैं? वो 6 केसेस हैं, 6 सिनेरियोज हैं जहाँ पर बगैर नोटिस दिए हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं टू प्रूव द कंटेंट कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सही। नंबर 1 केसेस है व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इट सेल्फ अ नोटिस, यानी कि डॉक्यूमेंट खुद ही, यानी जो आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं वो खुद ही एक अपनी ज़ात में ही नोटिस है। तो अब इस सिचुएशन में आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है बिफोर टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी एविडेंस। Number 2, when from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it, यानी कि केस की नेचर ही ऐसी है कि एडवर्स पार्टी को भी पता है कि भाई मुझे पे ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रोड्यूस करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अब इस सिचुएशन में भी आपको सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस देने की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, when it appear or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or फोर्स, और ये चीज़ साबित हो गई है कि जो एडवर्स पार्टी है नहीं जिसके खिलाफ हम लोग सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, जो एडवर्स पार्टी है उसके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, उसकी पोसेशन है, वो उसने बाय फ्रॉड या फोर्स के थ्रू ऑब्टेन की है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी सेकेंडरी एविडेंस को देने से पहले आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है कि व्हेन द एडवर्स पार्टी इज एजेंट एज ओरिजिनल इन द कोर्ट, यानी एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवा दिया, तो अब इस सिचुएशन में भी आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं। When the adverse party is agent has admitted the loss of a document, जब एडवर्स पार्टी या उसका एजेंट ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लॉस हो गया, तो अब इस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस को देने से पहले आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है एडवर्स पार्टी को या उसके एजेंट को, यानी उसके एडवोकेट को। नंबर 6, when the person in possession of the document is out of reach or not subject to the process of the court, यानी जिस पर्सन की पोसेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो कोर्ट की रीच में नहीं है, जुरिस्डिक्शन में नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस, यानी कोर्ट उसको समन इशू वारंट वगैरह जारी नहीं कर सकती, यानी वो फ़ॉरेन बैठा है, फ़ॉरेन कंट्री बैठा है। तो इस सिचुएशन में भी आप लोग सेकेंडरी एविडेंस बगैर नोटिस को दिए हुए इस एडवर्स पार्टी को प्रोड्यूस कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल होगा। तो आर्टिकल 77 में सिंपल ये बताया गया है कि जब भी आर्टिकल 77 में ये बताया गया है कि अगर एक पर्सन आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए के तहत उसकी आर्टिकल 77 में ये बताया गया है कि जब एक आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए के तहत अगर किसी पर्सन की पोसेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और वो उसे लीगली बाउंड भी है कि वो प्रोड्यूस करे,
लेकिन वो उसे प्रोड्यूस नहीं करता, तो आपके पास ये राइट तो है कि अब आप जो कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आप उस चीज़ को, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कंडीशन, कंटेंट और एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। लेकिन उस सेकेंडरी एविडेंस को देने से पहले आपको एक कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी करनी पड़ेगी, वो ये कि आपको जिस पार्टी की पोसेशन में है ना डॉक्यूमेंट, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको या उसके एडवोकेट को एक नोटिस देना पड़ेगा, एक लीगल नोटिस आप जारी करोगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। अब अगर वो ये नोटिस प्रोड्यूस नहीं करता तो अब आपको ये अलाउ है कि आप जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। और ये नोटिस जो है जो आप दे रहे हो, इसके हवाले से दो सिचुएशन है कि अगर तो लीगल नोटिस बताया गया है इस केस के अंदर, जिस केस के अंदर आप ये सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो, कि कौन सा लीगल नोटिस की कितनी टाइम लिमिट होनी चाहिए, यानी बताया हुआ है कि आप लोगों ने लीगल नोटिस दे, मतलब ये वो ये कहना चाह रहा है कि इस केस के अंदर रिक्वायरमेंट है कि लीगल नोटिस देना है, तो तब इस सिचुएशन में वो ही लीगल नोटिस आप दोगे उसी टाइम पीरियड लिमिट वाला। और सेकेंडली ये है कि अगर नहीं भी बताया हुआ इस केस के अंदर अगर लीगल नोटिस देना है, लेकिन कोर्ट समझती है कि भाई देना चाहिए, तो अब इस सिचुएशन में भी आपको लीगल नोटिस दे के ही, यानी ये कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी करने के बाद ही अब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के हवाले से वैसे नहीं दे सकते, ये जनरल रूल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसकी, जो कि नंबर 6 केसेस हैं जिसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर कोर्ट बेहतर समझती है कि सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने से पहले आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, और या ये 6 केसेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इस सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने से पहले आपको नोटिस देना रिक्वायर्ड नहीं है, आप नहीं दोगे। और बगैर नोटिस ये भी अगर आप सेकेंडरी एविडेंस दोगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, एडमिसिबल माना जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 75 टू आर्टिकल 77।